आज हम 12 चैप्टर पढ़ेंगे। 11 हमारा कंप्लीट हो गया था। पाठ 12 भारत कोकिला एक पहलू। ठीक है, तो भारत कोकिला किसको बोला गया है? भारत की कोकिला जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ हम आज पढ़ेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कविता और राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं। राजनेता जिंदगी की सच्चाई को दिमाग की आंखों से देखता है। एक कवि उसी सच्चाई को भावुकता के रंग में भर देता है। तभी तो कवियों की दुनिया निराली है। भावुक हृदय कवि शब्दों के माधुर्य में खोए रहते हैं। भावुकता की इस स्थिति में कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता से जूझना हर किसी के बस की बात नहीं। पर कोई अपवाद अगर कविता में छिपे सपनों को साकार करने की ठान ही ले तो वह लोगों की आंखों का तारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू जी के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया था, कैसे उन्होंने अपने मन में ये सपने देखे थे अपनी आंखों में कि हमें ये काम करना है। आगे, भारत कोकिला सरोजनी नायडू ऐसी कवित्री थी जो राजनीति में कूद पड़ी। अर्थात वो एक कवित्री थी, लेकिन क्या है कि वो राजनीति में आ गई। वे सिर्फ सपने ही नहीं देखती थी, उन सपनों को साकार करने की स्पष्ट परिकल्पना भी उनके पास थी। यह कठिन काम था और इसके लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत थी। उनका उत्साह तीव्र हो गया और वे मन प्राण से राजनीति में कूद पड़ी। उनके उत्साह और कर्मठता के फलस्वरूप 1942 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके भाषणों से छलकता काव्य श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके शब्दों में छिपा व्यंग विनोद लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता था। उनकी दिल्लगी से शायद ही कोई अछूता बचा हो। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। वे गांधी जी को दिल्लगी में मिक्की माउस पुकारती थी। अपने इसी विनोदी स्वभाव के कारण वे अपनी मित्र मंडली की विदूषक कही जाने लगी थी। ठीक है, विदूषक का मतलब क्या होता है? विद्वान। ठीक है, जो विद्वान होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदूषक या विदुषी। ठीक है, और दिल्लगी मतलब मजाक में वो गांधी जी को क्या बोलती थी? मिक्की माउस। आगे, सरोजनी की यह विनोद प्रियता और हंसी दिल्लगी तो जैसे उनके दृढ़ निश्चयी स्वभाव के आवरण मात्र थे। वे जो ठान लेती उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। अधूरा काम उनका स्वभाव नहीं था। वे स्वयं काम से घबराती नहीं थी, इसलिए किसी से न सुनने की आदि भी नहीं थी। जिंदगी उनकी सहेली थी, वह जिस रूप में सामने आए उन्हें अच्छी लगती थी। यही कारण था कि जेल में रहते हुए भी वे कभी दुखी नहीं रही और गवर्नर की अट्टालिका के रास रंग में डूबी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो वे हास्य की फुलझड़ी छोड़ने से बाज नहीं आई। सोच लो, आप लोग एक जंगली पंछी को पिंजरे में बंद कर रहे हो। सचमुच वे आज़ाद पंछी की तरह थी, पर गांधी जी के गुणों और व्यक्तित्व से कुछ ऐसी अभिभूत थी कि उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। अर्थात गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों से वो काफ़ी प्रभावित रहती थी, इसलिए उनके आगे ज़्यादा वो नहीं कुछ बोल पाती थी। 1913 की बात है, सरोजनी लंदन में थी। स्वाभाविक था कि मित्रों से मिलती जुलती थी। ऐसा हुआ कि जब चाय के लिए इकट्ठे हुए, सरोजनी लंदन में हो रही घटनाएं जानने के लिए उतावली थी। पहुंचते ही बोली, भाई आजकल यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, वो लंदन के बारे में जानकारी लेना चाहती थी वहाँ के लोगों से। नेक्स्ट पेज। ताज़ा खबर तो यह है कि हमने यहाँ भारतीयों की एक संस्था बनाई है। हम चाहते हैं कि लंदन में रहने वाला प्रत्येक भारतीय इसका सदस्य बन जाए। पर सरोजनी ने मुस्कुराकर कहा, पर लगा देने से तो क्या उड़न छू हो जाएगा? भाई हम तो यह जानते हैं कि सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। अर्थात उनके कहने का मतलब था, जब हमारे अंदर सच्ची लगन हो तो कोई काम असंभव नहीं होता है। लगता है तुम्हारे पास कोई रहस्यपूर्ण मंत्र है, एक मित्र ने ठिठोली की। अर्थात उन्होंने उनसे ऐसे मजाक में कहा कि लगता है आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे आप
लोगों के अंदर ये भाव जगा सकती हो। आगे, तुम मानते हो कि देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गोखले जी को एक बार यहाँ ले आओ। तुम तो आसमान से चाँद चुरा लाने के लिए कह रहे हो, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं। जरा सोचो, गोखले जी के आने की सूचना भर से हम अपने लक्ष्य के कितने नज़दीक पहुंच जाएंगे। उनके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ, पर शायद तुम यह नहीं जानते कि आजकल वे कितने बीमार हैं। मेरे कहने से वे मान भी जाएं, पर उनका डॉक्टर कभी नहीं मानेगा। मैं यह सब समझता हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। देखो, तुम उनसे अक्सर मिलती रहती हो और वे भी तुम्हें बहुत मानते हैं। तुम्हें याद है, गोखले जी से एक बार तुम्हारी बातचीत इसी विषय पर हुई थी। तुम्ही ने बताया था। सरोजनी को वह मुलाकात आज भी ज्यों की त्यों याद थी। एक बार वे गोखले जी से मिलने गई थी। बातों के दौरान अचानक वे पूछ बैठे, भारत को लेकर तुम्हारी परिकल्पना क्या है? एक सुखद आशा भरा भविष्य। निकट भविष्य में घटनाएं क्या रूप ले सकती हैं, इस पर विचार किया है? 5 वर्षों में ही देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आमराय बन जाएगी, विश्वास भरी वाणी में उन्होंने कहा था। इस मुलाकात का लक्ष्य भी तो वही सहमति बनाना है। यहाँ इंग्लैंड में भारतीयों को एक सूत्र में बांधना अपेक्षाकृत आसान है। उन सबकी जड़ें तो भारत की धरती से ही जुड़ी हैं। संस्था तो बन ही गई है। किसी भी तरह गोखले जी को यहाँ आने के लिए मनाना होगा। आवाज़ में अनुग्रह था। इनके कहने का मतलब था, जो वहाँ के लोग थे, जहाँ पे लंदन में वो गई थी, मतलब कि अपने लोगों से बातचीत करने। तो ये दौर कब का है कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जहाँ जहाँ भारतीय लोग रह रहे थे, उनको हम इकट्ठा कर रहे थे, उनकी एक यूनिटी बना रहे थे, ताकि हम अपने देश को स्वतंत्र करा सकें। तो वहाँ के रहने वाले लोगों का क्या मानना था कि बालकृष्ण गोखले अगर वो आएंगे तो फिर क्या होगा कि एक होता है कि जो लीडर आता है, तो लीडर को देख के ही मन में हर किसी के उत्साह हो जाती है। तो वही वो बोलते हैं कि एक बार गोखले जी अगर यहाँ पे आएंगे तो फिर क्या होगा कि उनको देखने से ही यहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर का जो जोश है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे, अनुग्रह का मतलब होता है कि हम किसी से किसी चीज़ के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अर्थात वो जो लोग थे वहाँ के, वो सरोजनी नायडू से क्या कर रहे हैं, ये इच्छा कर रहे हैं या उनसे ये आशा कर रहे हैं कि ऐसा ये करेंगे। प्रयत्न तो करो, या पहले से ही हार मान ली है? सरोजनी किसी चुनौती से भला कैसे मुंह मोड़ लेती। विश्वास की आभा से दीप्त स्वर में उन्होंने कहा, मैं वचन देती हूँ। फिर उनकी मुलाकात गोखले जी से हुई। उन्होंने उनसे उद्घाटन के लिए लंदन चलने को कहा। गोखले जी ने हसरत से कहा, काश मैं ऐसा कर पाता, पर तुम मेरी हालत देख रही हो। डॉक्टरों ने मुझे किसी भी किस्म के श्रम के लिए पूरी तरह मना किया हुआ है। फिर इतनी लंबी यात्रा बिटिया, इस बार तुम्हारी बात नहीं फिर इतनी लंबी यात्रा बिटिया, इस बार तुम्हारी बात मान नहीं सकूँगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, डॉक्टर किसी तरह नहीं मानेंगे। पर सरोजनी ने एक और कोशिश की। अरे मैं क्या जानता नहीं, तुम तो मेरी विद्रोहिणी बेटी हो। तुम्हारी ही सेहत कौन ठीक चल रही है, पर तुम भला किसी की सुनती हो? अब तुम मुझे भी उकसा नहीं सकती हो कि मैं भी डॉक्टर की चेतावनी को न मानूं। गोखले जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपकी तरफ से वचन दे चुकी हूँ। मुझसे पूछे बिना किसी अधिकार से तुम इतनी बड़ी बात कर आई हो। मुझसे पूछे बिना किस अधिकार से तुम इतनी बड़ी बात कर आई हो। अर्थात गोखले जी बोलते हैं कि किस अधिकार से तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया बिना मुझसे पूछे। हैरान गोखले जी ने कहा, सरोजनी ऐसे ही क्षण की प्रतीक्षा में थी, आपसे नेतृत्व संभालने की मांग के अधिकार से, युवा पीढ़ी तक आपका संदेश पहुंचने के अधिकार से। उनकी बाड़ी में हीरे की सी धार थी। गोखले चकरा गए। लड़की की बात तर्कपूर्ण है, वे समझ गए। मुस्कुराकर बोले, तुम सदैव अपनी बात मनवा ही लेती हो, न सुनने की तुम आदी नहीं हो। 2 अगस्त 1913 को लंदन के
कैक्सटन हॉल में गोखले जी ने भारतीय संस्था का उद्घाटन किया और सरोजनी का वचन पूरा हुआ। तथा सरोजनी नायडू ऐसी थी कि जो प्रण लेती थी वो कर लेती थी। एक ऐसा असंभव सा कार्य भी उन्होंने करके दिखाया। तो हमें बच्चों इन सब चीज़ों से ही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर अपने मन में ठान लेने का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर ले, तो फिर क्या होगा, हम उसको ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।